नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, अभी जो हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो बायोलॉजी सेक्शन की चल रही है, अर्थात हम लोग बायोलॉजी क्लास को कवर कर रहे हैं। और ये कवर जो है हम लोग खान सर के द्वारा जो लिखी गई सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके है, इससे हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका मैं एक शॉर्ट नोट्स तैयार करके आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने पूरे 7 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। 7 क्लास को हम लोगों ने कवर किया है, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, उसके बाद हम लोग कोशिका की संरचना, कोशिका के बारे में, केंद्रक, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बताया है। साथ ही साथ हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग अभी पोषण चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पोषण में हम लोगों ने इसके पहले कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, इन सभी को कवर किया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, तथा साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी एक बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो चलिए, इसी आगाज़ के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास में हम लोग जो है विटामिन को पूरा कवर करेंगे और इसे देखेंगे कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं और विटामिन के सोर्स क्या है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे देखिए, विटामिन की खोज जो है वो लूनिन ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज लूनिन ने की थी। लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। यह विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ। इसके पहले मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। वहीं वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अंतर कहाँ होता है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो 2:1 होता है। वहीं वसा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। इसके बाद मैंने बताया था कि प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिल के बना होता है। तो यहाँ विटामिन जो है, ये विटामिन भी कैसा पदार्थ है? विटामिन भी एक कार्बनिक पदार्थ है। इस विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी लूनिन ने। और इसका नामकरण विटामिन किसने रखा था? तो कैसिमर फंक ने 1911 में इसका नामकरण किया था। कि ये जो है ये विटामिन है, इसका नामकरण किसने किया था? तो कैसिमर फंक ने 1911 में, ठीक है, इसका नामकरण किया था। तथा विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हॉपकिंस और फंक ने विटामिन का सिद्धांत को दिया था। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि विटामिन क्या क्या है? तो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। इसकी खोज लूनिन ने की थी और इसका नामकरण कैसिमर फंक ने किया था। और विटामिन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हॉपकिंस और फंक ने। अब देखिए, विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर, विलेयता का मतलब क्या हो गया कि जो जल में घुलनशील है। तो जल में जो घुलनशील है वो हमारा 2 विटामिन है, बी और सी। ठीक है, जल में घुलनशील 2 विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। एक विटामिन होता है पी, ठीक है, मैं आगे इसे बताऊंगा। ये विटामिन पी जो होता है ये सी का ही अवयव टाइप का इसको कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सी के जैसा ही ये विटामिन पी है। तो ये विटामिन पी भी जल में घुलनशील होता है। एक होता है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील कहिए या जल में अघुलनशील कहिए। ठीक है, तो जो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये 4 जो है वसा में घुलनशील है। तो विलेयता के आधार पर हम लोग देख लिए कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। और वहीं वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन ए, डी, ई और के है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक विटामिन को कवर करेंगे। ठीक है, तो विटामिन देखिए,
विटामिन कितने होते हैं? तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है, ये सब टाइप के विटामिन है। विटामिन एच है, विटामिन के है, मतलब बहुत सारे विटामिन है। हम लोग सब विटामिन को एक एक करके कवर करेंगे। तो हमारा पहला विटामिन है विटामिन ए। देखिए, ये विटामिन ए जो है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग के लिए अच्छा स्पष्ट होगा। दोस्तों, आप लोग इसको देखने के बाद इसका एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें और इससे आप बराबर बार बार रिवीजन करें, क्योंकि मैं आशा करता हूं तथा यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं इस नोट्स में जो भी पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने सामान्य ज्ञान जो खान सर की है उसको मैंने कवर तो किया ही है, साथ में जो एडिशनल होता है वो भी मैं इसमें जोड़ते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और इसका एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें और उसके बाद उसको बराबर रिवीजन करें। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ये किस में पाया जाता है? इसका सोर्स क्या है? विटामिन ए का सोर्स क्या है? तो गाजर, मछली के यकृत का तेल, पपीता, आम, अमरूद, सुनहरा चावल। ठीक है, गाजर, मछली के यकृत का तेल, पपीता, आम, अमरूद, सुनहरा चावल, जिसमें गाजर जो है विटामिन ए का सबसे प्रमुख सोर्स है। अगर विटामिन ए का सबसे प्रमुख सोर्स की बात करें तो वो क्या है? गाजर। ठीक है, सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। पपीता, आम, अमरूद, इन सभी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए का सोर्स हो गया कौन कौन? गाजर, मछली के यकृत का तेल, पपीता, आम, अमरूद, सुनहरा चावल। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए जो है वो हमारे आँखों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे आँखों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन कहा जाए तो वो विटामिन ए ही है। यह हमारे आँखों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। साथ ही साथ जो हमारा शरीर संक्रमण से प्रभावित हो जाता है, चाहे वो बाहरी संक्रमण हो या आंतरिक संक्रमण हो, इस संक्रमण से प्रभावित होने से भी रोकने का कार्य विटामिन ए करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? संक्रमण रोधी कहा जाता है। तो संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी कहा जाता है। यह त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। तो अगर हम लोग विटामिन ए के कार्य को देखें तो यह विटामिन ए का कार्य क्या है? ये हमारी आँख के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह हमारी आँख को ठीक रखने का कार्य करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर का संक्रमण से बचाता है। किसी भी प्रकार का संक्रमण हो उससे बचाता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है और हमारी त्वचा को भी ये सुरक्षित रखता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि विटामिन ए हमारी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी रोग होता होगा तो इसमें ज़्यादा उम्मीद है कि कौन प्रभावित होता होगा? तो हमारी आँख प्रभावित होती है। तो विटामिन ए की कमी से जो है दो प्रकार के रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहला रोग है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, अर्थात रात में कम दिखना। तो रतौंधी हो गया। दूसरा है जीरोप्थेल्मिया। दूसरा कौन सा है? तो जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में क्या हो जाता है कि हमारे आँख की त्वचा जो होती है वो शुष्क होने लग जाती है, सूखने लग जाती है, इसे जीरोप्थेल्मिया कहते हैं। तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस या रात्रि अंधक, और जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। जैसा मैंने बताया कि यह संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। जब स्टार्टिंग में बच्चों को जो खसरा का टीका लगता है, नवजात बच्चों को, जो नए नए बच्चे जन्म लेते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को जिस समय खसरा का जो टीका लगता है तो उस समय इन्हें विटामिन का मतलब कि टीका दिया जाता है, विटामिन का मतलब घोल पिलाया जाता है। तो ये विटामिन जो होता है ये विटामिन ए ही होता है। ठीक है, तो खसरे के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान में जो विटामिन का यूज होता है वो होता है कौन सा? विटामिन ए। और विटामिन ए का प्रारंभिक पदार्थ क्या है? कैरोटीन। मैंने बताया ना कि गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है।
तो गाजर में भी हम लोगों ने क्या देखा था कि कैरोटीन पाया जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। तो ये सारा चीज़ वर्णक होता है, तो ये मैंने बताया था, तो आप लोग उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और विटामिन ए का भी प्रारंभिक सोर्स क्या है, तो कैरोटीन ही होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो यकृत अर्थात लीवर में होता है। विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है अर्थात लीवर में होता है। तो विटामिन ए को हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, मेरे साथ एक बार फटाफट बोलिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। अगर इसके सोर्स की बात की जाए कि ये किस में पाया जाता है या इसे हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका सोर्स में आ जाता है गाजर, मछली के यकृत का तेल, आम, अमरूद, पपीता और सुनहरा चावल, ये सब जो है आते हैं विटामिन ए के सोर्स में। इसका कार्य क्या है, तो ये हमारे आँखों को सुरक्षित रखता है, हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है और साथ ही साथ ये हमारी त्वचा को भी सुरक्षित रखता है। ये संक्रमण से बचाने के कारण ही इसे कौन सा विटामिन भी कहा जाता है, तो संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। अगर इसके कमी से होने वाले रोग को देखा जाए तो दो प्रकार का रोग होता है। एक होता है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं अर्थात रात में कम दिखता है। ठीक है, और दूसरा होता है जीरोप्थेल्मिया। इसमें क्या हो जाती है, आँखों की त्वचा जो है शुष्क हो जाती है। ठीक है, खसरा का जो टीका लगता है बच्चों को, नवजात बच्चों को जो खसरा का टीका लगता है, उसमें कौन सा विटामिन दिया जाता है, तो विटामिन ए ही दिया जाता है। विटामिन ए का प्रारंभिक पदार्थ क्या है, कैरोटीन है। और विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारे शरीर की लीवर में, ठीक है, यकृत में विटामिन ए का निर्माण होता है। चलिए, अब अगला विटामिन है विटामिन बी। ठीक है, देखिए विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। ठीक है, ये कोई एक सिंगल, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, वैसा नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। इसलिए आप लोग नाम सुने होंगे बी कॉम्प्लेक्स का। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो आप लोग सुनते होंगे, बी कॉम्प्लेक्स, जिसका मतलब सिरप आता है, दवाई आता है, उसमें बहुत सारे विटामिन मिले रहते हैं। तो ये विटामिन बी क्या है, अलग अलग टाइप का विटामिन है, जिसमें विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, B15, B16 और B17 विटामिन इसके प्रकार हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे विटामिन को कवर करेंगे। तो हमारा पहला विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसके भी हम लोग रासायनिक नाम, सोर्स, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसे देखेंगे। ठीक है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो दूध, मांस, अंडा, मटर के बीज, साबुत अनाज, खमीर, धान की भूसी, मूंगफली, इन सभी में विटामिन B1 पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसा देखा गया है लगभग बहुत से एग्जाम में कि ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B1। धान की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B1। ठीक है, दूध, मांस, अंडा में भी विटामिन B1 पाया जाता है। तो इसका सोर्स क्या हो गया, दूध, मांस, अंडा, मटर के बीज, साबुत अनाज, खमीर या ईस्ट, धान की भूसी, मूंगफली, इन सभी में विटामिन B1 पाया जाता है। अब देखिए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से जो होता है हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने लग जाती है। तो मांसपेशियां जो कमज़ोर होती है वो बीमारी है बेरी। ठीक है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो गया, बेरी। दूसरा क्या है कि इसकी कमी होने से हमारा जो मस्तिष्क है उसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं न्यूराइटिस। तो दो बीमारी यहाँ देखने के लिए मिला, पहला बेरी और दूसरा न्यूराइटिस। बेरी में क्या होता है कि हमारे शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर होने लग जाती है और न्यूराइटिस में मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। ठीक है, दूसरा कि यह विटामिन भूख बढ़ाने व पेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। मैंने बताया था ना कि वो जो बी कॉम्प्लेक्स सिरप जो दिया जाता है, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब मतलब उसको बोलते हैं कमज़ोरी लग रहा है या भूख नहीं लग रहा है,
तो वो हमें क्या देता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप दे देता है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट दे देता है। तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, भूख को बढ़ाता है। तो ऑब्वियस है कि जब भूख लगेगी तो आप खाना खाइएगा, तो खाना खाइएगा तो शरीर को क्या होगा, ताकत मिलेगा। बस यही लॉजिक पे वह दवाई काम करता है। तो भूख को बढ़ाता है। तो भूख को बढ़ाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन B1 भूख को बढ़ाने में सहायक है। अनाज तथा दालों के छिलकों में यह विटामिन पाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एल्यूटिन विटामिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, एल्यूटिन विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी से हार्ट अटैक की संभावना रहती है। देखिए, इसकी कमी से हार्ट अटैक की संभावना रहती है। पॉलिश युक्त चावल जो हम लोग खाते हैं, जो मतलब कि चावल में पॉलिश किया हुआ रहता है, तो ये पॉलिश युक्त चावल में क्या होता है, ये विटामिन अनुपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन B1 अनुपस्थित हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि विटामिन B और विटामिन C ये दो विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील है। तो अगर हम लोग ज़्यादा किसी चीज़ को धोते हैं तो हमारा विटामिन बी और विटामिन सी खत्म हो जाता है। या अगर हम लोग किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें भी हमारा विटामिन बी और विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देखें, विटामिन B1 को देखें। ठीक, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया, थायमीन हो गया। मेरे साथ बोलिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो दूध, मांस, अंडा, मटर के बीज, साबुत अनाज, खमीर अर्थात जिसे ईस्ट कहते हैं, धान की भूसी और मूंगफली आदि हैं। इसकी कमी से दो प्रकार के रोग को देखें। एक में देखें कि जिसमें हमारा मांसपेशियां कमज़ोर होने लग जाती है, उसे क्या कहते हैं, बेरी। और दूसरा मस्तिष्क में सूजन आ जाता है, इसे कहते हैं न्यूराइटिस। भूख बढ़ाने में सहायक कौन सा विटामिन है, तो विटामिन B1 भूखों को बढ़ाता है। और विटामिन B1 की कमी से हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। पॉलिश युक्त चावल में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन B1 जो है पॉलिश युक्त चावल में नहीं पाया जाता है। अब देखिए, अगला विटामिन है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। इसका भी सोर्स सेम वही है जो विटामिन B1 का है। दूध, मांस, अंडा, मटर के बीज, साबुत चना, खमीर, धान की भूसी, मूंगफली, ये सभी जो है इसके सोर्स है। ठीक है, अगर इसका कार्य पूछा जाए तो इसका कार्य क्या है कि वसा तथा प्रोटीन के पाचन में ये सहायक होता है। विटामिन B1 का कार्य क्या था, यह भूख को बढ़ाता है। और विटामिन B2 क्या करता है, वसा या प्रोटीन, जो हमारे शरीर में वसा या प्रोटीन होता है उसका ये पाचन करता है। ठीक है, तो वसा तथा प्रोटीन के पाचन में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन B2 है। अगर इसके कमी से रोग देखा जाए तो होंठों के किनारे जो फटने लगते हैं, जो हम लोग जनरली देखते हैं कि होंठों का किनारा फट जाता है, जिसे किसे क्या कहते हैं, किलोसिस कहते हैं। होंठों का किनारा जो फटता है उसे क्या कहते हैं, किलोसिस कहते हैं। तो किलोसिस अर्थात होंठों का किनारा का फटना विटामिन B2 की कमी से होता है। साथ ही साथ मुंह में छाले आ जाना, होंठों पर पपड़ी या कील मुहासे आना, ठीक है, ये सभी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B2 की कमी से होता है। इसका पीला विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, पीला विटामिन या विटामिन G या लैक्टोफ्लेविन भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या हो गया, पीला विटामिन, लैक्टोफ्लेविन या विटामिन G। तो विटामिन B2 के बारे में क्या देखा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका सोर्स दूध, मांस, अंडा, मटर के बीज, साबुत चना, खमीर, धान की भूसी, मूंगफली, ये हैं। ठीक है, इसकी कमी से दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक हो जाता है किलोसिस, जो होंठों के किनारे फटना, और दूसरा हो जाता है ग्लोसाइटिस, मुंह में छाले होना, जो कि जनरली ज़्यादा देखा जाता है। साथ ही साथ होंठों पर पपड़ी होना, कील मुहासे होना, ये सब विटामिन B2 के कमी के लक्षण हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, पीला विटामिन। अर्थात पीला विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन B2 को पीला विटामिन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है विटामिन B3। विटामिन B3 को PP विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विटामिन B3 को PP विटामिन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिक एसिड है। क्या है इसका, निकोटिक एसिड। ठीक है, निकोटिक एसिड या नियासिन है। इसका सोर्स भी वही है जो विटामिन B1 का है। साबुत अनाज, दूध, मांस, अंडा, धान की भूसी, खमीर, मूंगफली, ये सब जो है विटामिन B3 के सोर्स हैं।
इसका कार्य जो है एकदम सेम विटामिन B2 के जैसा है। ठीक है, यह भी क्या करता है, प्रोटीन तथा वसा के पाचन में सहायक होता है। और विटामिन B1 क्या करता था, तो विटामिन B1 भूख को बढ़ाता था। और विटामिन B2 विटामिन B3 का कार्य क्या है, ये वसा तथा प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसकी कमी से पेलेग्रा या 4D डिजीज होती है। 4D में कौन कौन सा आता है, तो डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया और मृत्यु अर्थात डेथ आती है। तो पेलेग्रा या 4D डिजीज किसके द्वारा होता है, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। विटामिन B4 नहीं होता है, B1 B2 B3, उसके बाद होता है विटामिन B5। ठीक है, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेलिक एसिड है। पेंटाथेलिक एसिड अर्थात पेंटाथेलिक अम्ल है विटामिन B5 का नाम। इसका जो सोर्स है अंकुरित चना, मतलब अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, चॉकलेट, दूध, पनीर, मूंगफली, ये सब विटामिन B5 के सोर्स है। ठीक है, तो चॉकलेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B5 चॉकलेट में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो पेंटाथेलिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। यह हमारे बाल और लीवर को स्वस्थ बनाती है। तो हमारे बाल और लीवर को स्वस्थ बनाने का कार्य किसका है, तो विटामिन B5 का है। इसकी कमी से बर्निंग फूट सिंड्रोम और बालों का सफ़ेद होना जैसा लक्षण देखा जाता है। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो गया पेंटाथेलिक एसिड, इसका सोर्स हो गया चॉकलेट, पनीर, मूंगफली, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां। ठीक है, बाल और लीवर को ये क्या करती है, स्वस्थ रखती है। ठीक है, बाल और लीवर को स्वस्थ रखती है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है बर्निंग फूट सिंड्रोम और बालों का सफ़ेद होना। तो बालों का सफ़ेद होना ये किस विटामिन की कमी का लक्षण है, तो विटामिन B5। हमारा अगला विटामिन है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है, तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसका सोर्स B5 के जैसा ही सोर्स है। अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, चॉकलेट, दूध, पनीर, ये सभी विटामिन B6 के सोर्स हैं। ठीक है, अगर इसके कार्य की बात की जाए तो यह हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन B6। प्रोटीन तथा वसा का पाचन कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन B2 विटामिन B3, ये प्रोटीन तथा वसा का पाचन करता है। और B6 हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में सहायक होता है। साथ ही साथ ये वसा तथा प्रोटीन के पाचन में भी सहायक होता है। देखिए यहाँ है ना कि अमीनो अम्ल व वसा के पाचन में सहायक, और अमीनो अम्ल हमारा क्या है, प्रोटीन है। RBC की संख्या बढ़ाता है, वृद्धि व विकास में सहायक होता है। सपनों को लंबे समय तक याद रखवाता है। कौन सा विटामिन, तो विटामिन B6। विटामिन B6 जो है सपन, जैसे बहुत आदमी में होता है कि सपना देखा और भूल गया, और वहीं कुछ आदमी होता है कि सपना देखा उसे बहुत लंबे समय तक याद रहता है, तो वो विटामिन B6 की कमी से देखा जाता है। ठीक है, तो विटामिन B6 का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन तथा वसा के पाचन में सहायक होता है। RBC की संख्या को बढ़ाता है, वृद्धि व विकास में सहायक होता है, और सपनों को लंबे समय तक याद रखवाता है। इसकी कमी से माइल्ड एनीमिया, फोड़ा फुंसी वगैरह जो होते हैं वो विटामिन B6 की कमी से होते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन है। इसे विटामिन H भी कहा जाता है। B7 को ही विटामिन H भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सोर्स उबली सब्जियां, खमीर हम लोगों ने देखा था विटामिन B1 में भी पाया जाता है। ठीक है, तो खमीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं का चोकर, मछली, अंडा, ये सभी जो है विटामिन B7 के सोर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो गेहूं के चोकर में कौन सा विटामिन है, तो विटामिन H या विटामिन B7, जिसे हम लोग बायोटीन कहते हैं, गेहूं के चोकर में है। उबली हुई सब्जियां में देखने के लिए मिलता है विटामिन B7। इसका भी कार्य बालों को झड़ने से रोकना है। तो विटामिन B7 का कार्य क्या है कि बालों को झड़ने से रोकना है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एलोपेशिया रोग हो जाता है। एलोपेशिया रोग हो जाता है इसकी कमी से, तो विटामिन B7 की कमी से। एलोपेशिया रोग में क्या होता है कि बाल झड़ने लग जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक बीमारी देखी गई थी अमेरिका में, अमेरिका के बच्चों में हो रहा था ये बीमारी, सीड्स था, सडन इंडेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इंडेंट डेथ सिंड्रोम, सीड्स बीमारी अमेरिका के बच्चों में भी देखी जा रही थी और ये विटामिन B7 की कमी से ही हो रही थी। तो विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, और एक सीड्स बीमारी है जो कि विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग हो गया। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो गया, तो बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो गया। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें हम लोग सारे विटामिन को आज कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अगला विटामिन आता है विटामिन B9, विटामिन B9 इसे M भी कहते हैं। विटामिन B7 को हम लोग H विटामिन भी कहते थे, ठीक है, बायोटिन, इसे विटामिन M भी कहा जाता है, विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम फैलिक एसिड है, ठीक है, फैलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है। इसका सोर्स हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ये गर्भस्थ शिशु के सही विकास में सहायक होता है। तो गर्भस्थ जो गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है उसका शरीर के विकास में सर्वाधिक सहायक कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B9। आप लोग देखते होंगे कि जब जो भी मतलब प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह होती है तो उसको फॉलिक एसिड का टैबलेट ज़रूर से ज़रूर दिया जाता है। तो ये जो फॉलिक एसिड होता है यही विटामिन B9 होता है, ठीक है, और ये गर्भस्थ शिशु के सही विकास में सहायक होता है। इसकी कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B9 की कमी से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो जो फॉलिक एसिड का टैबलेट जो गर्भस्थ मतलब प्रेग्नेंट महिला को दिया जाता है वो क्या होता है, तो विटामिन B9 या विटामिन M होता है, ठीक। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B12, विटामिन B12 इसे ब्लू विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। और अभी मैंने बताया कि विटामिन B2 को पीला विटामिन कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लू विटामिन हमारा कौन सा हो गया, तो विटामिन B12 ब्लू विटामिन हो गया। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसे ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। यह RBC के परिपक्वन में सहायक होता है। इसका सोर्स की अगर बात करें तो अंडा, दूध, यकृत, बारिश का पानी, ये सभी विटामिन B12 के सोर्स हैं। तो बारिश का पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 पाया जाता है। इसकी कमी से जो है घातक एनीमिया, जिसे पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं, ये होता है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, पर्नीशियस एनीमिया, जिसे घातक एनीमिया भी कहते हैं। इसका निर्माण हमारी बड़ी आंत में पाया जाने वाला जीवाणु ई कोलाई द्वारा किया जाता है। इसके पहले मैंने बताया था कि हमारे जो शरीर के अंदर है बड़ी आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो ये ई कोलाई के द्वारा ही विटामिन B12 का निर्माण होता है। इसमें एक धातु पाई जाती है, तो कौन सी धातु पाई जाती है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है और यह स्ट्रेस को कम करने वाला विटामिन कहलाता है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो गया, साइनोकोबाल्मिन हो गया। इसे ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। यह RBC के परिपक्वन में सहायक होता है। बारिश के पानी में विटामिन B12 पाया जाता है। इसकी कमी से घातक एनीमिया अर्थात पर्नीशियस एनीमिया जैसे रोग होता है। इसका निर्माण हमारे बड़ी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया ई कोलाई के द्वारा किया जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। और स्ट्रेस को कम करने वाला विटामिन कौन है, तो विटामिन B12 स्ट्रेस को कम करने वाला विटामिन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और विटामिन है जैसे विटामिन B15, इसे पेंगामिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B16 डाइमेथल ग्लाइसिन कहा जाता है। विटामिन B17 एमाइग्रेलिन कहा जाता है। इसका सोर्स तरबूज हो गया। तरबूज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B17 पाया जाता है। यह कैंसर को रोकने में सहायक होता है। कैंसर को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन B17 जो है वो कैंसर को रोकने में सहायक होता है। तरबूज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B17 तरबूज में पाया जाता है। तो ये सारा हमारा विटामिन B कवर हो गया। B कॉम्प्लेक्स की सीरीज कवर हो गई जिसमें हम लोगों ने कौन कौन सा विटामिन देखा, तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7,
विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन B15, विटामिन B16 और विटामिन B17 हम लोगों ने पूरा इसकी कॉम्प्लेक्स सीरीज को देखा। तो हमारा विटामिन ए और विटामिन बी कंप्लीट हो गया। अब अगला जो विटामिन है वो आता है विटामिन सी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि विटामिन ए जो है किस में घुलनशील है? तो विटामिन ए किस में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला आता है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H8O6। मैंने बताया था ना कि विटामिन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कार्बन उपस्थित रहेगा। तो C6H8O6 इसका रासायनिक फॉर्मूला हो गया और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। अगर इसके सोर्स की बात की जाए तो चेरी, आंवला, साइट्रस फल अर्थात जितने भी खट्टे फल हैं उनमें, हरी मिर्च, आम, पपीता, अमरूद, टमाटर, इन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी का जो सोर्स है वो चेरी है। चेरी के बाद फिर आंवला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ज़्यादातर ऑप्शन आंवला रहता है। ठीक है, तो वहाँ आप लोग आंवला मारेंगे। लेकिन अगर वहाँ ऑप्शन अगर चेरी आ गया तो आप लोग को पहले चेरी पे टिक करना है, क्योंकि चेरी में आंवला से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यह हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, यह हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। जैसे मसूड़ों से खून आ जाना, ये सब जो है इसकी कमी के लक्षण हैं। तो इसका कार्य क्या है? तो मसूड़ों का विकास तथा प्रतिरक्षी बनाने में सहायक। एंटीजन बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी एंटीजन बनाने में सहायक होता है। और मसूड़ों के विकास में कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी। इसके कमी से अस्कर्वी रोग होते हैं। अस्कर्वी क्या है? मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, जिसे पायरिया वगैरह होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से ही होता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। C6H8O6 इसका रासायनिक फॉर्मूला हो गया। इसका सोर्स अगर कहा जाए तो चेरी, आंवला, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, हरी मिर्च, आम, पपीता, अमरूद, टमाटर, इन सभी में जो है विटामिन सी पाया जाता है। मसूड़ों के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी विटामिन है विटामिन सी है। साथ ही साथ एंटीजन अर्थात प्रतिरक्षी। जब कोरोना, आप लोग को याद होगा कि जब कोरोना आया था तो उसमें बोला जाता था कि भाई अपना शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी को बढ़ाओ। तो यही इम्यूनिटी को बढ़ाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होता है। और इसकी कमी से मसूड़ों से खून वगैरह आने लगता है, जिसे कौन सा बीमारी कहा जाता है? तो अस्कर्वी बीमारी कहा जाता है। देखिए, अनाज, अंडे, दूध से बने उत्पाद में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो किसी भी प्रकार का अनाज हो गया, अंडा हो गया, या दूध से जो भी चीज़ बनता है, चाहे वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, जो भी चीज़ हो जो कि दूध का आइटम होता है, उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें विटामिन सी सर्वाधिक जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए ये जो है हमारे शरीर में स्टोर होकर नहीं रह सकता है। तो विटामिन सी को हमारे शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। यह क्या होता है? मूत्र के द्वारा अर्थात हमारे पेशाब के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और साथ ही साथ जब हम लोग किसी चीज़ को, जैसे सब्जी वगैरह को गर्म करते हैं, तो ज़्यादा गर्म करने से भी ये विटामिन सी नष्ट हो जाता है अर्थात खत्म हो जाता है। अगर हम भारतीयों का विटामिन सी का सोर्स की अगर बात की जाए तो वो विटामिन सी का सोर्स कौन हो गया? तो हरी मिर्च विटामिन सी का सोर्स हो गया। क्योंकि हम लोग जनरली अपने खाना में कौन क्या हमेशा चेरी तो खाते नहीं हैं, आंवला खाते नहीं हैं, साइट्रस फ्रूट भी इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडियंस क्या खाते हैं? मिर्च खाते हैं। तो इस मिर्च में जो है, हरी मिर्च में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी का सोर्स हम लोगों को मिर्च से भी प्राप्त हो जाता है। एक प्रोटीन मैंने बताया था कोलेजन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में भी कौन सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है। कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में सहायक कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। हम लोग का जो भी घाव हो जाता है तो घाव को जल्दी से जल्दी भरने में भी सहायक होता है विटामिन सी। इसके बाद जो व्यक्ति लोग शराब पीते हैं उन शराबी में विटामिन सी की कमी को देखा जाता है।
विटामिन सी की कमी को शराबियों में देखा जाता है, इसलिए उनका जो होता है इम्यून जो होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इम्यून का कमी होता है, किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से उनके शरीर का इम्यून बहुत कम होता है। तो और क्या है कि सर्वाधिक विटामिन सी का सोर्स वही चेरी होता है, आंवला, चेरी ये सब है, जिसमें चेरी में ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लोगों ने विटामिन सी को देखा, तो विटामिन सी में क्या देखा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका सोर्स चेरी, आंवला, जितने भी खट्टे फूल हैं वो जितने भी खट्टे फल हैं वो उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। यह मसूड़ों के विकास में सहायक होता है, साथ ही साथ एंटीजन अर्थात प्रतिरक्षी, ठीक है, यह हमारे इम्यून को बढ़ाने में भी सहायक होता है विटामिन सी। इसकी कमी से अस्कर्वी होता है। अस्कर्वी में क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जितने भी प्रकार के अनाज हैं, अंडा है, उसके बाद जो भी दूध से जो बना हुआ मटेरियल्स होता है, पनीर हो गया या दही हो गया, इन सभी में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। जबकि दही में खट्टा होता है लेकिन फिर भी इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को हमारे शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और यह हमारे शरीर से पेशाब के रास्ते बाहर निकलते चला जाता है। अगर कोई भी सब्जी ज़्यादा पका लेते हैं तो विटामिन सी सबसे पहले नष्ट हो जाता है। हालांकि विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील है, लेकिन विटामिन सी सर्वाधिक जल में घुलनशील विटामिन है। घाव भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी होता है। सर्वाधिक विटामिन सी का सोर्स क्या है? चेरी है। शराबियों में कौन सा विटामिन की कमी को देखा जाता है? तो शराबियों में विटामिन सी की कमी को देखा जाता है। तो हमारा विटामिन सी हो गया। अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। जैसा देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, कैल्सीफेरॉल अर्थात कैल्शियम। कैल्शियम से ये मिलता जुलता विटामिन है। और कैल्शियम का कार्य क्या है कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो ये विटामिन डी जो है ये भी हमारी हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों के शरीर को भी स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। और इसके पहले जो हम लोगों ने विटामिन B9 देखा था, उसमें फॉलिक एसिड, जो मैंने बताया था कि उसका नाम फॉलिक एसिड है, वो गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उसके भी शरीर के विकास में सहायक होता है। और विटामिन डी भी जो है वो गर्भ में पल रहे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। इसकी कमी से अगर रोग की बात की जाए तो बच्चों में होता है रिकेट्स रोग। बच्चों में रिकेट्स रोग, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और प्रौढ़ों में ऑस्टेमलेशिया नामक रोग होता है, ठीक है। सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट रेज त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। हमारे जो सूर्य की जो किरण है उसमें कौन सा किरण पाया जाता है? अल्ट्रावायलेट रे पाया जाता है। ये अल्ट्रावायलेट रे जब हमारे बॉडी पे पड़ती है तो हमारे बॉडी में अर्थात हमारे त्वचा में एक इर्गेस्टिरॉल नामक केमिकल उपस्थित होता है। ये इर्गेस्ट्रॉल के साथ ये विटामिन डी का निर्माण होता है। ये इर्गेस्ट्रॉल को जो है अल्ट्रावायलेट रे विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। अगर विटामिन डी के सोर्स की बात की जाए तो मक्खन, घी, अंडा, मछली का तेल, इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल। यह हड्डी को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को भी ये स्वस्थ रखने में सहायक होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और प्रौढ़ों में अर्थात बूढ़ों में कौन सा बीमारी देखने के लिए मिलता है? तो ऑस्टेमलेशिया, ठीक है, ऑस्टेमलेशिया देखने को मिलता है। अल्ट्रावायलेट रे जो कि सूर्य से निकलती है वो हमारे त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। विटामिन डी का सोर्स हो गया दूध के जितने भी उत्पाद हैं, ठीक है, मक्खन, घी, ये सभी, या दूध, अंडा, मछली का तेल, इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। हमारा अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। प्रजनन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई। अर्थात इसकी कमी से हमारी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है या नपुंसकता आने की चांस होती है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होती है? नपुंसकता आने का चांस होता है। इसका सोर्स, जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो है अंकुरित दाना,
ठीक है। अंकुरित अनाज या अंकुरित दाना, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मांस आदि इसका सोर्स है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टेकोफेरोल। ये प्रजनन विटामिन है, अर्थात इसकी कमी से नपुंसकता होने की संभावना रहती है। इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो क्या है? अंकुरित दाना है, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस आदि है। हमारा अगला विटामिन है विटामिन के। देखिए, हमारा अगला विटामिन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विलोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विलोन। इसे रक्त स्राव रोधी विटामिन भी कहा जाता है। अर्थात जैसे हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगता है या हमारे शरीर में कहीं भी कट मार का जाता है तो उससे क्या होता है? ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है। ठीक है, तो ये ब्लड को तुरंत जैसे निकलता है तो किसी किसी का होता है कि निकलते ही जाता है, निकलते ही जाता है, ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता है। और किसी का के साथ क्या होता है कि ब्लड जैसे थोड़ा सा निकला उसके बाद फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ये जो बंद हो जाता है ब्लड का बहना, ये होता है विटामिन के से। ठीक है, और अगर ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो वो जो है विटामिन के की कमी से ही होता है। ठीक है, तो रक्त स्राव रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन के। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में कौन सहायक होता है? विटामिन के होता है। हमारा लीवर में जो प्रोथ्रोम्बिन जो बनता है उसके निर्माण में कौन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। मैंने बताया ना कि रक्त लगातार बहते चला जाता है, ब्लड लगातार बहते चला जाता है। इसका सोर्स हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर, ये सब है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विलोन। इसे रक्तस्राव रोधी विटामिन भी कहा जाता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक कौन सा विटामिन है? विटामिन के। इसकी कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का या कोगुलेशन नहीं बनता है। इसका सोर्स हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर, पनीर, ये सब है। हमारा अगला विटामिन है विटामिन पी। तो विटामिन पी ये भी ठीक है, विटामिन पी इसका रासायनिक नाम है फ्लेवोनाइड्स या हेस्पेरिडिन। एक्चुअली में विटामिन पी विटामिन नहीं है। ठीक है, यह विटामिन सी का ही एक रूप है। ठीक है, यह विटामिन सी का ही रूप है। इसे ऑरेंज अर्थात संतरा में देखा गया था। तो यह विटामिन सी के साथ श्वसन तंत्र में भाग लेता है। विटामिन पी जो है यह श्वसन तंत्र में विटामिन सी के साथ भाग लेता है। यह हमारे हड्डियों तथा दांतों की वृद्धि में भी सहायक होता है। यह शरीर को विषैले पदार्थों से बचाता है। हमारे शरीर को विषैले पदार्थों से कौन बचाता है? तो विटामिन पी बचाता है। इसकी कमी से कोशिकाएं दुर्बल हो जाती है, प्रतिरोध शक्ति कम हो जाती है। देखिए, प्रतिरोध शक्ति वाला बात आई, अर्थात इम्यून सिस्टम वाला बात। और इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा सोर्स क्या था? हमारा विटामिन सी था। तो ये विटामिन सी से ही मिलता जुलता है। तो प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है किसकी कमी से? तो विटामिन सी या विटामिन पी की कमी से हो जाती है। इसका सोर्स सेम एज विटामिन सी के जैसा ही है। नींबू, नारंगी, अंगूर, अर्थात जो भी साइट्रस फ्रूट है, जो भी खट्टे फ्रूट है, उन सभी में यह विटामिन पी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो है टोटल विटामिन, जितना भी विटामिन था वो सारा विटामिन कवर हो गया। इसमें हम लोगों ने विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के सभी विटामिन को हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब देखिए पोषण में हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो पोषण में हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। तो हम लोगों ने 5 चीज़ को कवर कर लिया, जबकि मैंने इसका 6 अवयव बताया था। इसका 6 अवयव बताया था, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और एक जल बताया था। तो अब हम लोग जल के बारे में देखते हैं। देखिए, जल जो है हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अवयव है। हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अवयव की बात की जाए तो वो क्या है? जल है। और जल हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में 60 से 65% तक रहता है। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। हमारे जीव द्रव्य में 95% तक, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में जल ही उपस्थित रहता है। तो हमारे जीव द्रव्य में 95% तक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और सबसे कम जल दांतों के इनेमल में पाया जाता है। दांतों का जो इनेमल होता है, दांतों के ऊपर जो आवरण होता है इनेमल का, तो उसमें सबसे कम जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5% ही पाया जाता है।
जल का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो जल करता है। और जल हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अवयव है। यह सबसे ज़्यादा कहाँ किस में पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना? तो 95% पाया जाता है। और सबसे कम दांतों के इनेमल में पाया जाता है। ठीक है, एक आता है कोलेस्ट्रॉल। हम लोग देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बहुत सुनते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, ये खाना चाहिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हानिकारक होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो मोम जैसा एक पदार्थ होता है। ठीक है, यह जब हमारे शरीर के अंदर वसा और प्रोटीन दोनों मिलते हैं, अर्थात हम लोग जब इस प्रकार का कोई भी खाना लेते हैं जिसमें कि वसा की मात्रा ज़्यादा होती है या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये वसा तथा प्रोटीन जो है आपस में मिलते हैं और हमारा लीवर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार के मोम के जैसा पदार्थ होता है। यह सभी पशुओं तथा मानव की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग मात्रा की बात की जाए तो 120 से 160 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में देखा जाता है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है HDL, हाई डेंसिटी लियो लिपोप्रोटीन। दूसरा होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और तीसरा होता है VLDL अर्थात वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें जो HDL होता है ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ठीक है, ये रक्त में डूबा होता है, मतलब जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल है सारा का सारा रक्त में ही डूबा रहता है। ठीक है, तो HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, वहीं LDL को खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और VLDL को सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। सबसे अगर खतरनाक होता है वो होता है VLDL, और साथ ही साथ LDL भी खतरनाक होता है। LDL की मात्रा बढ़ने से जो है हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए HDL ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये ज़्यादा खतरनाक होता है। इसी के कारण क्या आता है? हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तीसरा है VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे शरीर में कौन सा अवयव, जो हम लोगों ने 6 अवयव को देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ठीक है, ये सब जो पानी, ये सब जो हम लोग देखा, तो हमारे शरीर में कितना मात्रा इसका उपस्थित होता है या कितना होना चाहिए। तो पानी की अगर हम लोग बात करें तो 60 से 65% हमारे शरीर में उपस्थित होता है। प्रोटीन 18%, वसा 15%, खनिज लवण 4% और कार्बोहाइड्रेट 1% होता है। इसमें जो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, मैंने बताया था ये कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज़्यादा एनर्जी देने का काम कौन करता है? तो वसा। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इंस्टेंट एनर्जी जो देती है, तुरंत एनर्जी जो देती है वो कार्बोहाइड्रेट देती है, और अगर ज़्यादा एनर्जी देती है तो वसा देती है। ठीक है, और यही वसा तथा प्रोटीन मिलकर हमारे शरीर के लीवर में क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब कुछ कृत्रिम मधुरक आते हैं अर्थात आर्टिफिशियल स्वीटर्स, जो मतलब कि चीनी से काफ़ी गुना ज़्यादा मीठा होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक है एस्पार्टम। एस्पार्टम यह चीनी से 200 गुना मीठा होता है। सैकरीन, इसका नाम आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा, यह चीनी से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सुक्रालोज, यह चीनी से 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। एक पौधा होती है स्टीविया। ठीक है, स्टीविया, स्टीविया, स्टीविया के पौधे में जो पत्तियां होती है वो चीनी से ज़्यादा मीठी होती है। इसलिए जो भी मतलब कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो स्टीविया की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रारंभिक खाद्य पदार्थ किसे कहा जाता है? तो प्रारंभिक खाद्य पदार्थ उसे कहा जाता है जिसे हम लोग कच्चा खाते हैं, जैसे सब्जी वगैरह हो गया, कुछ सब्जियां जिसे कच्चा खाते हैं। ठीक है, जैसे रामदेव बाबा बोलते हैं कि लौकी का जूस पियो, तो हम लोग उसे कच्चा ही खा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? प्रारंभिक खाद्य हो गया। फल हो गया, ये सभी क्या हो गया? प्रारंभिक खाद्य हो गया। अनाज जैसे चना वगैरह को हम लोग खाते हैं, तो ये हमारा प्रारंभिक खाद्य हो गया। तो प्रारंभिक खाद्य किसे बोलते हैं? तो जिसे कच्चा खाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का पोषण चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये हमारा पोषण चैप्टर कंप्लीट हो गया।
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तथा आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आया होगा। जहाँ भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। और आप लोग बने रहिए इस सीरीज के साथ। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।